Hello everyone, welcome back to MB classes Labor Law and HRM. Today we are decoding a collective bargaining that's the heart of industrial relation. It comes under the Unit 5 Industrial Relation Trade Union in Code 55 syllabus. ये कोई थ्योरी टॉपिक नहीं है, ये क्या एक स्कोरिंग मशीन कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि हर ईयर इसमें से 2 या 3 से क्वेश्चन आते हैं इसी पर्टिकुलर टॉपिक से. So we will cover everything from the waves to the new IR code. एग्जाम ओवरव्यू देखें तो हम ऑलरेडी सिलेबस में कहां पे चल रहे हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग में. एग्जाम ओवरव्यू में वी हैव डिस्कस पिलर 4 पिलर टुडे, डेफिनेशन, थ्योरी, मैकेनिक्स एंड लीगल फ्रेमवर्क. अगर आपने इन सारी चीजों को कवर कर लिया तो ये समझिए आपके 6 मार्क्स पक्के हैं. ठीक है, इंडस्ट्रियल बेसिक, क्योंकि इन्हीं में से ही आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग हमारा कंप्लीट होता है. अब फर्स्टली स्टार्ट विद द व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग. तो उससे पहले क्या है, किसने टर्मिनोलॉजी कॉइन करी थी, ये शब्द किसने दिया था, ये किसने दिया था, हमारा बैट्रिक एंड सिडनी बेब ने, जो कि उनकी बुक थी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी. और कुछ ऑथर डेफिनेशन है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, मैच द फॉलोइंग ऑथर विद द डेफिनेशन. तो सबसे पहले सिडनी एंड पैट्रिक बेब ने क्या कहा, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है. कलेक्टिव बार्गेनिंग ऐसा मेथड्स है जो ट्रेड यूनियन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है वर्कर की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बेटर बनाने के लिए. तो ये क्या है, एक तरह का आप कह सकते हैं इट्स ए इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ वर्कर. तो इन्होंने कैसे देखा है कलेक्टिव बार्गेनिंग को, एज ए इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, क्योंकि यहाँ से हमें क्या आ रही है, वेजेज आ रहे हैं, जिससे कि हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को वर्कर इंप्रूव कर पा रहे हैं. देन कम टू द एलन फ्लेंडर, इन्होंने कहा रूल मेकर. कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, जॉइंट रेगुलेशन है, जॉब रेगुलेटर है, जो कि हम रूल मेकिंग प्रोसेस करते हैं विद द यूनियन एंड द मैनेजमेंट. इनका कंसेप्ट कहता है ये सिर्फ वेजेस की रिगार्डिंग नहीं है, ये किसके रिगार्डिंग है, लॉ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लॉ ऑफ द कंपनी. एंड इसका अगर पीवाईक्यू में आपको पूछे जॉइंट रेगुलेशन रूल मेकिंग, तो योर आंसर इज द एलन फ्लेंडर. देन कम टू द फ्रेडरिक हर्बिसन मतलब डेफिनेशन, ये ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है. तो इन्होंने क्या किया, कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक प्रोसेस है, अकोमोडेशन बिटवीन टू इंस्टीट्यूशन विच हैव बोथ कॉमन एंड कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, मतलब उनका कॉमन इंटरेस्ट भी है और डाइवर्जेंट भी इंटरेस्ट है. तो इसमें क्या करते हैं, अकोमोडेशन है दोनों इंस्टीट्यूशन के बीच में, मतलब हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अकोमोडेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं. भले हम इंटरेस्ट हमारा डिफरेंट है, फिर भी हम उनके साथ अपनी वेजेस की डिमांड करते हैं, लेकिन हमें वेजेस कहाँ से मिल रही है, ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही है. तो ये क्या है, पावर थ्योरी है, अकोमोडेशन बिटवीन टू इंस्टीट्यूशन. तो इसका कंसेप्ट क्या था, कन्फ्लिक्ट तो नेचुरल है, पर बार्गेनिंग क्या है, हाउ वी लिव विद इट, किस तरीके से हम कन्फ्लिक्ट के साथ रह सकते हैं. तो अगर क्वेश्चंस में इस तरह के पॉइंट ऑफ हाईलाइट हो तो आपका आंसर होना चाहिए हर्बिसन डेफिनेशन. अब आते हैं आईएलओ. आईएलओ ने क्या कहा, नेगोशिएशन अबाउट द वर्किंग कंडीशन. जो हमारा इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा ये नेगोशिएशन है जिनमें हम डिस्कस करते हैं वर्किंग कंडीशन, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, किस किस के रिगार्ड, किस किस के बीच, एम्प्लॉयर हो या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन हो. एक तरफ तो ये हो गया, दूसरी तरफ क्या हो गया, हमारे वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव हो या यूनियन हो, क्या डिस्कस करते हैं, ये दोनों पार्टी मिलकर वर्किंग कंडीशन, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या अग्रीमेंट को रीच करने के लिए, एक पॉइंट पे जाने के लिए हम आपस में डिस्कस करते हैं. तो अगर इस तरीके का आएगा तो ये आईएलओ की डेफिनेशन है. इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस, इन्होंने कहा प्रोसेस ऑफ डिस्कशन है, एक नेगोशिएशन है दो पार्टी के बीच में, वन और बोथ ऑफ वूम इज ग्रुप ऑफ पर्सन और एक्टिंग इन अ कंसर्ट. क्या हो सकता है, एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं, दोनों ग्रुप में, और ये किस तरीके से एक्ट करते हैं, एज ए कंसर्ट. देन आप इसके थ्रू और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. हमने आपके लिए बहुत मेहनत करी है. ये स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन जब आप एक बार स्टडी करेंगे फिर दोबारा से इन पीपीटी को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये मेमोरी वाला भी अब लेसन स्टार्ट हो गया है. अब क्या है, देखो सिडनी बैट्रिक बेब ने क्या कहा, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, इससे क्या होता है, वर्कर की हमारी इंप्रूव होती है कंडीशन. हर्बिसन ने क्या कहा, पावर थ्योरी दी थी अकोमोडेशन की, कि उनका जो कन्फ्लिक्ट है और कॉमन दोनों इंटरेस्ट हमारे होते हैं, तो पावर और अकोमोडेशन. फ्लेंडर ने क्या कहा, रूल मेकिंग, जॉब रेगुलेशन है. आईएलओ ने क्या कहा, टर्म एंड कंडीशन, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो सारे ऑथर की डेफिनेशन. देन कम टू द नेचर ऑफ प्रोसेस. नेचर क्या है, आपको पता है कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, बाइपेटाइट बॉडी है. बाइपेटाइट बॉडी है क्योंकि इसमें सिर्फ टू पार्टीज होती हैं, टू एक्टर्स होते हैं, एम्प्लॉयर एंड वर्कर. वर्कमैन जो कि यूनियन वाले रिप्रेजेंटेड होते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होती. एंड देन कंटिन्यूअस है, ये एंड नहीं होता कि आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया एंड हो गया. अब इट इंक्लूड द ऑल थिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ अग्रीमेंट डे टू डे, फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक.
फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है. इट चेंज based on the industry, economic and power balance. It's not a static. Industry democracy, it is the application of democratic principle, voice participation in the workplace. कहीं ना कहीं क्या है, एक इंडस्ट्री डेमोक्रेसी सेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहाँ यूनियन कलेक्टिव बार्गेनिंग करी तो एक तरह की वॉइस है, WPM है, दैट्स इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी. इट्स द नेचर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. देन कम टू द वेल्टन एंड मैकर्सी बिहेवियर थ्योरी. ये कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इन्होंने कभी वो पूछ लेगा. ये इसकी 4 थ्योरी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई थ्योरी के बारे में एमसीक्यू में पूछ लेता है, और इसके बाद में हम इसे 20+ एमसीक्यू भी आपके इसी टॉपिक से आए हुए हैं वो हम कराएंगे. तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है? इन्होंने कहा कोई एक एक्टिविटी नहीं है, ये 4 डिस्टिंक्ट सब प्रोसेस है. इसमें 4 सब प्रोसेस होते हैं. फर्स्ट वन इज द डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग. डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग क्या होगी? विन लूज गेम. या तो एक लूज करेगा तो एक विन करेगा. मतलब एक हमारे पास फिक्स पाई है, फिक्स रेवेन्यू है. अगर किसी को प्रॉफिट, अगर मैनेजर को प्रॉफिट ज्यादा चाहिए तो वो उसकी वेजेस को डिडक्ट करेगा. यहाँ पे क्या होता है? कंफ्लिक्ट अराइज होते हैं ओवर द इकोनॉमिक इशू. वन पार्टी गेन, अदर पार्टी मस्ट लूज. तो यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होती है? हम क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन हाइड करते हैं या थ्रेटिंग के थ्रू अपनी डिमांडेड को फुलफिल कराते हैं. आई होप डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग समझ में आ गया. देन कम टू द इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग. ये मैं ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ाया है. और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग क्या? कोऑपरेटिव. अभी डायनामिक पढ़ाई थी इंडस्ट्री रिलेशन के, आप वहां पे जाके देख सकते हैं. अब इनमें क्या होता है? पॉजिटिव सम गेम है. हम क्या करते हैं? जो रिसोर्सेज है उन्हें ही एक्सपेंड कर दो. जो हमारा शेयर है उसको ही हमने एक्सपेंड कर दिया कि उनको वेजेस भी मिले और एम्प्लॉयर को उसका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो. तो फोकस क्या होती है? इनमें कॉमन प्रॉब्लम होती है. प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी, ट्रेनिंग. डायनामिक बोथ पार्टी कैन गेट साइमल्टेनियसली. मैंने कहा दोनों पार्टी को मिला है, विन विन सिचुएशन है. स्ट्रेटजी, हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, कॉपरेशन करेंगे. देन अगर ये आ जाए PYQ प्रॉब्लम सॉल्विंग कोऑपरेटिव, इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग. तो ये हम बेबी थ्योरी के एस्पेक्ट है. देन कम टू द थर्ड पॉइंट, एटीट्यूडनल स्ट्रक्चर, द रिलेशनशिप गेम. कहीं ना कहीं आप देखते हो कि हमारा जो एटीट्यूड है, जो रिलेशनशिप है, वो कैसे शेप करता है? किसके बेसिस पे? ट्रस्ट के बेसिस पे, फ्रेंडलीनेस के बेसिस पे, या हॉस्टिलिटी. या तो हमें बहुत अच्छा ट्रस्ट है या हमें बहुत ज्यादा हॉस्टिलिटी है. तो अगर आपका हॉस्टिलिटी हाई होगा तो आपकी कैसी बार्गेनिंग होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग. विन लूज, मुझे जीतना है, इसको हराना है. देन आपका ट्रस्ट हाई होगा तो होगी इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, लेट्स विन विन सिचुएशन. तो ये कहता है हाउ बार्गेनिंग हैपन. एटीट्यूड बताता है कि किस तरीके से बार्गेनिंग होती है. अब आते हैं इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन बार्गेनिंग. द इंटरनल गेम. आपको पता है कि जो बार्गेनिंग होती है वो नेचर कैसे है? इंटरनल के बेसिस पे. सेंसेस विद द टीम. पॉलिटिकल है ना, पॉलिटिक्स टाइप है. तो अब इसमें क्या होता है कि हम एक टीम के साथ अग्री हो जाते हैं. The union leader negotiate with their own member to lower expectation, और the HR manager negotiate with the CEO board to get a higher budget. अब यहाँ पे क्या करेगा? जो यूनियन है, जो मेंबर है, वो अपनी वर्कर के साथ एक टीम अप करेगा और उनसे बताएगा कि यस कोई बात नहीं, इतना वेज नहीं मिलेगा, आप थोड़ा सा कम करिए. उधर HR मैनेजर नेगोशिएट करेगा CEO बोर्ड से कि यस हमें थोड़ा सा रेवेन्यू हाई होना चाहिए. इससे क्या होगा? इंटरनल सेंसस होती है और अलाइनमेंट होती है. तो ये हमारी होगी वॉल्टन एंड मैकर्सी बिहेवियर थ्योरी के 4. Just like that, distribute, win lose, zero sum, integrative, win win, and relationship building. अगर एटीट्यूडल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो आपका क्या होगा? इंटीग्रेटिव होगा. अगर नेगेटिव है तो आपका होगा डिस्ट्रीब्यूटिव होगा. इंटरनल सेंसेस, टीम डायनामिक, मैनेजिंग कंसल्टेंट. इंटरनल अलाइनमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन बार्गेनिंग करते हैं. लेट्स कम टू द चैम्बरलेन एंड कोहेन थ्योरी. ये भी हमें जरूरी है पढ़ने के लिए. इन्होंने बोला कि 3 थ्योरी होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग की. फर्स्ट वन इज द मार्केटिंग थ्योरी, दैट्स द कॉन्ट्रेक्चुअल व्यू. देन सेकंड इज द गवर्नमेंट थ्योरी, दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू. देन थर्ड थ्योरी इज द मैनेजरियल थ्योरी, दैट द फंक्शनल व्यू. अब मार्केटिंग थ्योरी क्या है? उन्होंने बोला लेबर क्या है? एज ए कमोडिटी है. मतलब मार्केटिंग में क्या है? एक लेबर जस्ट लाइक अ कमोडिटी, वी कैन सोल्ड. ओके. और एम्प्लॉयर कैन अ बाय ऑफ लेबर इन टर्म्स ऑफ सेल्स. कलेक्टिव बार्गेनिंग डिटरमाइन करती है टर्म्स ऑफ सेल को. It is the contract between buyer and the seller. रोल टर्म ऑफ सेल आ जाए, कॉन्ट्रेक्चुअल आ जाए, तो ये कौन सी थ्योरी होगी? मार्केटिंग. मतलब इन्होंने ऐसे बताया कि जो हमारा लेबर है वो कैसे है, हम उसे बेच सकते हैं. द गवर्नमेंट थ्योरी कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू है. यहाँ पे क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम रूल रेगुलेशन सेटअप करते हैं. इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, जब हम आपस में कभी भी बार्गेनिंग करते हैं. तो इसमें वर्क प्लेस इज अ मिनी स्टेट. उन्होंने कहा वर्क प्लेस एक टाइप का मिनी स्टेट है. और कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करती है. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स रूल और लॉ इस स्टेट के लिए, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस वर्क प्लेस के लिए रूल और लॉ डिसाइड करती है.
और रिप्लेसिंग जो आर्बिट्रेटरी पावर ऑफ मैनेजमेंट थी, जो हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करते थे, उनको ये रिप्लेस कर देती है। अगर इंडस्ट्रियल गवर्नेंस आ जाए, रूल ऑफ लॉ आ जाए, तो इट्स कम टू द गवर्नमेंटल थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, हम रूल रेगुलेशन बनाते हैं। दैट कम टू द मैनेजियल थ्योरी। मैनेजर इज द फंक्शन थ्योरी। यूनियन शेयर द मैनेजियल अथॉरिटी। कहीं ना कहीं अब इस मेथड में क्या होता है, यूनियन पार्टिसिपेट करती है डिसीजन मेकिंग में और अपने पर्सनल मैटर के लिए, तो ये कहलाएगी अपना जो मैनेजरियल लेवल पे अपना भी शेयर करेगी, डिसीजन को बताएगी, ओपन करेगी कम्युनिकेशन, तो ये हो जाएगी हमारी मैनेजरियल थ्योरी। जस्ट लाइक लुक एट दिस डायग्राम, मार्केट थ्योरी, लेबर फॉर्स ऑल, एंड जिस तरीके से हमने यूनियन ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उन्होंने कर दिया, इस तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग एक्सचेंज हो गई, सेल और रिलेशनशिप हुआ, फोकस ऑन इकोनॉमिक टर्म्स, सिर्फ मनी फोकस्ड है। गवर्नमेंट में क्या हुआ, हमने रूल सेटअप किए दोनों ने मिलकर, यूनियन और एम्प्लॉय ने, देन इस तरीके से हमने कंस्टिट्यूशन, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द गवर्नमेंटल कंसेप्ट। इंडस्ट्रियल गवर्नेंस कंसेप्ट में क्या हुआ, कलेक्टिव बार्गेनिंग, जॉइंट गवर्नमेंट, दोनों ने जॉइंट डिसीजन मेकिंग करी, शेयरिंग पावर कंट्रोल करी, कंटिन्यूअस रिलेशन रखा, फोकस रखा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। तो अभी प्रोग्रेशन कहाँ हुई, सिंपल एक्सचेंज हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ लेबर और कॉन्ट्रैक्ट का एक्सचेंज हो रहा था। अब कहाँ पे रीच करके हम कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस पे। तो ये हो गए हमारे चैम्बरलेन गवर्न के 3 थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। देन कम टू द जे.आर. हिक्स बार्गेनिंग मॉडल। ये भी बहुत जरूरी है, एग्जाम में आ चुका है। तो ये क्या है, स्ट्राइक हैपन बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंट एक्सपेक्टेशन अबाउट द स्ट्राइक ड्यूरेशन। स्ट्राइक क्यों होती है, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं मैनेजर की अलग एक्सपेक्टेशन होती है, वर्कर की अलग एक्सपेक्टेशन होती है, डाइवर्जेंट एक्सपेक्टेशन है अबाउट द स्ट्राइक ड्यूरेशन। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द स्ट्राइक हैपनिंग। 2 कर्व्स होते हैं, एक होगा एम्प्लॉय कंसेशन कर्व, जो कि इस तरीके से होता है हमारा। एक एम्प्लॉय कंसेशन होगा जो कि स्लोप अपवर्ड है, ठीक है, इस तरीके से। एक आएगा हमारा डाउनवर्ड, इस तरीके से। एम्प्लॉय कंसेशन स्लोप अपवर्ड। स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक हमारी लॉन्गर जाती है तो एम्प्लॉय क्या करेगा, अब आपको पता है अगर स्ट्राइक अगर कहीं भी कंफ्लिक्ट हो रहा है तो एम्प्लॉय क्या करेगा, प्रॉफिट लूज करेगा, प्रॉफिट उसको ज्यादा नहीं होगा, तो एट द एंड वो क्या करेगा, ज्यादा देने के लिए वेजेस को, उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए मान जाएगा। यूनिट रेजिस्टेंस कर्व होता है दूसरा, जो ये डाउन जा रहा है। इसमें क्या होगा कि स्ट्राइक ज्यादा लंबी चली गई तो वर्कर क्या होगा, उनको वेजेस नहीं मिलेंगे, तो अब वो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, विलिंग टू एक्सेप्ट द लेस। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन में क्या होगा, पॉइंट वेयर टू कर्व मीट, मतलब ये जो होता है इंटरसेक्शन डिटरमाइन करता है एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ स्ट्राइक, फाइनल वेज सेटलमेंट। तो यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, क्योंकि वो उसको अगर इससे ज्यादा जाएगा तो उसका प्रॉफिट कम होगा, अगर उससे ज्यादा जाएगा तो उसको वेजेस कम मिलेगा, तो ये वो क्या करते हैं, यहाँ पे फाइनल सेटलमेंट कर लेते हैं। तो अगर यूनियन हैज मोर फंड, their resistance curve shift prolong to strike. If employee has inventory stock, they consist prolong to strike. अगर उनके पास ज्यादा है तो वो फिर और ज्यादा जाएगा। Just like ये डायग्राम में देखो, एम्प्लॉय कंसेशन हमारा इस तरीके से गया, वेज रेट इस तरीके से गया, और ये क्या है, इक्लूजन में एक्सपेक्टेड, ये क्या हमारा एम्प्लॉयर है, अगर उसके पास ज्यादा फंड है तो वो क्या करेगा, ज्यादा फिर एक पॉइंट के बाद ज्यादा देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उससे प्रॉफिट कम मिला है। अगर लेबर है, अगर उसके पास है, अगर उसे पता ज्यादा चलेगी तो उसके पास पैसा नहीं बचेगा, तो वो क्या करेगा, इस पे सेटलमेंट। तो ये एक सेटलमेंट पॉइंट कहलाता है, और ये एक्सपेक्टेशन स्ट्राइक ड्यूरेशन कहलाती है, जी.आर. हिक एंड बार्गेनिंग मॉडल। तो ये आपको पता होना। Then come to the type and form of collective bargaining. We already discussed the theory and now come to the type and form. First one is the conjunctive bargaining. हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग पढ़े, वही ये कंजक्टिव बार्गेनिंग कहलाती है। अगर टाइप में बात करें तो जीरो एंड सब, जहां कंफ्लिक्ट अराइज होता है, वन साइड विन अदर इज लूज। तो आप लोग देखो ना, एक डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग कितनी बार यूज हो रही है, तो आप उसको डिकोड करो माइंड में, और देन रिलेट टू द कंजक्टिव बार्गेनिंग। देन डायरेक्टली अपोज विद द बोथ एंड वेजेस इंटरेस्टेड आर, मतलब डायरेक्टली अपोजिशन होता है। ईच पार्टी ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर शेयर ऑफ फिक्स प्राइस, मतलब मैनेजर चाहता है उससे ज्यादा प्रॉफिट मिले एंड वर्कर चाहता है उससे अच्छा वेजेस मिले। फीचर क्या होंगे, हार्ड बार्गेनिंग प्रैक्टिस होती है, थ्रेड्स भी हो सकते हैं, और शॉर्ट टर्म फोकस होता है। पीवाईक्यू अगर वेज नेगोशिएशन विद द यूनियन डिमांड 10% और मैनेजमेंट ऑफर 2% है, देन इट्स हैपन द कंजुगेटिव बार्गेनिंग, कहीं ना कहीं फिर तो कंफ्लिक्ट अराइज होगा। लेट्स कम टू द कोऑपरेटिव बार्गेनिंग। आपको याद है अभी हमने इंटीग्रेटिव पढ़ी, विन विन सिचुएशन, ये वही है कोऑपरेटिव, ऑल्सो नोन एज द पॉजिटिव सम विन विन बार्गेनिंग, बोथ साइड गेन, ई डील विद द इशू विद द इंटरेस्ट आर अलाइन, प्रोडक्टिविटी, सेफ, रिक्रिएशन, इनके बेसिस पर हम अलाइनमेंट करते हैं। एंड इसमें मैकेनिज्म क्या है, बोथ पार्टी वर्क टुगेदर एंड टू एक्सपेंड द वाई, मतलब उसको रेवेन्यू को ही एक्सपेंड कर लेगी। की फीचर क्या है, ओपन कम्युनिकेशन, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। पीवाईक्यू क्या हो गया आपका, नेगोशिएटिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल ड्यूरिंग द पैंडेमिक रिसेशन सर्वाइव। तो जब दोनों पार्टी एग्री होंगी फिर उसको रेवेन्यू को इंक्रीज करेगी, दोनों पार्टी गेन करेगी।
देन कम टू द प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, गिव एंड टेक। अगर आप अच्छा इफिशियंसी दोगे तो आपको वेजेज हाई मिलेगा, ठीक है, ये होती है प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बार्गेनिंग वेयर वेजेज इंक्रीज इज डायरेक्टली लिंक टू द चेंज ऑफ वर्किंग प्रैक्टिस एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अगर वो वेज इंक्रीज कब होगी, जब आप उसकी अगर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी जिससे कि आपकी वर्किंग प्रैक्टिसेस चेंज हो जाए। बाइंग आउट रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस, मतलब आपने क्या किया, उनकी जो प्रैक्टिस थी, जो पहले से प्रोसीजर चला आ रहा था, आपने उसको बाइंग आउट कर दिया। मैनेजर पे मोर ओनली इफ द यूनियन एग्री टू रिमूव इनएफिशिएंट रूल। मैनेजर कब ज्यादा देगा, जब वो बोल देगा कि मैं जब भी आपको ज्यादा वेज दूंगा अगर अपना टी ब्रेक कम करो, अपनी शिफ्ट को फ्लेक्सिबल मत बनाओ और मुझे इनहेंस करो मेरी प्रोडक्ट, मतलब मेरा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा आना चाहिए, मेरी इफिशियंसी को अपनी को इंप्रूव करो। तो फेमस एग्जांपल क्या है, फ्लोली प्रोडक्टिविटी अग्रीमेंट। दिस इज द क्लासिक केस स्टडी और ये एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। ये प्रोडक्टिविटी एग्रीमेंट में ये सारा होगा प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। इसके फीचर्स क्या है, क्विड प्रो क्यू, हायर वेज फॉर द हायर इफिशियंसी। अगर आप हायर इफिशियंट होगा तो आपको क्या मिलेगा, हायर वेज मिलेगा। मेजरेबल है, दो प्रोडक्टिविटी गेन मस्ट बी वेरीफाइड बिफोर द पेमेंट। आपको वेज देने से पहले वो देख लेगा कि मेरी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है या नहीं। तो ये कोई इंसेंटिव स्कीम नहीं है, ये क्या कर रहा है, चेंजिंग वर्किंग रूल परमानेंटली, ऐसे ऐसे हमारे वर्किंग रूल चेंज होते हैं। देन कम टू द कंपोजिट बार्गेनिंग। कंपोजिट बार्गेनिंग क्या होता है, वो सिर्फ वेजेस के लिए नहीं आपके साथ बार्गेनिंग कर रहे, वो क्या है, गोज बियॉन्ड द स्टैंडर्ड ऑफ वेजेस कंडीशन इंक्लूड इशू ट्रेडिशन कंसीडर द मैनेजर प्रोग्राम। तो पहले क्या था, हम वेज फोकस थे, अब क्या है, यूनियन डिमांडिंग टू से मर्जर एक्विजिशन, प्राइसिंग पॉलिसी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, एम्प्लॉयमेंट लेवल, जॉब गारंटी। ये क्यों है, क्योंकि यूनियन को पता है कि हायर वेज का मतलब कुछ नहीं है। अगर इफ द कंपनी क्लोज डाउन और मर्ज, अगर क्लोज डाउन हो गई, मर्ज होगी, तो मुझे कितना भी हायर वेज मिले, मुझे कुछ भी आगे फ्यूचर में तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। डेट्स वाई ये क्या करती है, ये मर्जर एक्विजिशन प्राइस पॉलिसी इनके बारे में डिमांड करती है। तो अगर इक्विटी पूछ ले, डिफेंडिंग द स्टेटस क्यू पूछ ले, तो आपका आंसर होगा कंपोजिट बार्गेनिंग। देन कम टू द कंसेशन बार्गेनिंग। आपको पता है कंसेशन क्या होता है, जब क्राइसिस मोड है, जब आपको पता है कि आपकी कंपनी बहुत बैंकक्रप्ट हो गई, आपकी कंपनी का क्लोजर हो रहा है, देन आप क्या करोगे, अपनी जो प्रीवियस थे, जो वेज कट थे, जो आपको बोनस फ्रीज थे, ठीक है, उनको बैक कर दोगे जिससे कंपनी हमारी बैंकक्रप्ट होने से बच जाए। जब आपकी कंपनी में मतलब क्राइसिस होता है तो सर्वाइवल करने के लिए आप क्या करते हो, तो ये कौन सी बार्गेनिंग है, ये कंसेशन, मतलब आपको कुछ कंसेशन है। तो फॉर्म ऑफ बार्गेनिंग वेयर यूनियन अग्री टू गिव बैक प्रीवियस गेन, जो उसको पहले जो गेन मिला हुआ है, वेजेस कट फ्रीज और जो उनके बोनस है जो कंपनी के पास है, वो क्या करेगा, उनको बैक कर देगा। ठीक है, आप रखो पर कंपनी हमारी सेव होनी चाहिए। इट्स कॉल्ड द कंसेशन, मतलब हमें सर्वाइव करने के लिए, हमें जॉब लॉन्ग टाइम, आप हमें ले ऑफ मत करो, लेकिन आप हमारे वेजेस जो हमारे कटे हैं, जो बोनस है, उन्हें आप रख लीजिए। ये कहलाता है कंसेशन। जब क्राइसिस आती है कंपनी पर, जब इस तरह की बार्गेनिंग होती है। हैपन ड्यूरिंग द सीवियर इकोनॉमिक रिसेशन व्हेन द इंडस्ट्री इज कोलैप्सिंग। मैंने बता दिया, गिव बैक मतलब यूनियन रिटर्न्स बेनिफिट, उसके एक्सचेंज में क्या चाहिए कि मैनेजमेंट गारंटी करोगा, आप हमें ले ऑफ नहीं करोगे। तो जैसे अभी एग्जांपल, एयरलाइन पायलट एक्सेप्ट किया है पे कट, कि यस मेरे पे कट कर दो, लेकिन मुझे क्योंकि वो पे कट क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर वो पैसा मांगेगा तो वो ये जो हमारी एयरलाइन पायलट, एयरलाइन जो वो है, वो तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो उसने कहा आप मुझे पेमेंट मत दो, लेकिन मुझे बाद में दे देना, लेकिन अपनी कंपनी को सेव करने के लिए उसने ऐसा कर दिया कि एयरलाइन फ्लाइट उड़ती रहे, भले क्राइसिस चल रहा है, हमें आप पेमेंट मत दीजिए। इज द कंसेशन बार्गेनिंग। देन कम टू द कोलिशन वर्सेस कोऑर्डिनेशन बार्गेनिंग स्ट्रक्चर। कोलिशन बार्गेनिंग क्या होगा, जब बहुत सारी यूनियन फॉर्मली ज्वाइंट हो गया था तो नेगोशिएशन एज ए सिंगल ब्लॉक। कोलिशन मतलब बहुत सारी यूनियन आपके एक साथ मिले, अब वो एज ए नेगोशिएट करिए एज ए सिंगल ब्लॉक की तरह। द एग्रीमेंट बाइंड ऑल मेंबर ऑफ कोलिशन, एग्जांपल ऑल यूनियन इन अ फैक्ट्री फॉर्मिंग अ जॉइंट एक्शन कमिटी, नेगोशिएशन वन कॉमन चार्टर। ठीक है, बहुत सारी यूनियन मिलकर जब एक साथ करते तो वो कहलाएगी कोलिशन। कोऑर्डिनेटिंग बार्गेनिंग क्या हुई, यूनियन नेगोशिएट तो कर रही है सेपरेटली, बट जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसे शेयर कर रही है और कोऑर्डिनेट कर रही है अपनी टारगेट और स्ट्रेटजी के साथ। ये अग्रीमेंट इसमें क्या होता है, सेपरेट होता है। एग्जांपल, यूनियन इन डिफरेंट प्लांट इन सेम कंपनी, ठीक है, फॉर भेल है हरिद्वार एंड भेल भोपाल। तो अब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से टॉक कर रहे हैं, एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जिससे कि इंश्योर रहे, सिमिलर डिमांड रहे, लेकिन पर यूनियन क्या कर रही है, अपना अपना अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं, पर एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन बार्गेनिंग। तो आई होप अब हमारा क्या हो गया, फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग कवर।
जस्ट लाइक दिस। देखो कंजुगेटिव में हमने क्या पढ़ा, विन लूज किसके बेसिस पे, वेज एंड बोनस ड्यूरेशन। कोऑपरेटिव में हमने क्या पढ़ा, विन विन सेफ्टी प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव सम इंटीग्रेट। प्रोडक्टिविटी में हमने क्या पढ़ा, क्विड प्रो क्यू मतलब हायर प्रोडक्टिविटी टू हायर इफिशियंसी। वर्क रूल फ्लोली एग्रीमेंट, बाइंग आउट रेट, रिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिस। कंपोजिट में ब्रॉड स्कोप है, स्ट्रेटजी, इक्विटी, मर्जर, इन्वायरमेंट, प्राइसिंग पॉलिसी। कंसेशन में सर्वाइवल के लिए हम गिव बैक करते हैं, जो कि रिसेशन होता है उस टाइम पे हम अपना रिटर्न कर देते हैं। जस्ट लाइक दैट। देखो विन लूज विन विन, ये तो आपको समझ में आ गया। प्रोडक्टिविटी में क्यूड प्रो क्यू, अगर आप इफिशियंसी अच्छी करोगे तो प्रोडक्टिविटी अच्छी आपको वेजेस मिलेगा। फ्लोली एग्रीमेंट है, बाइंग आउट, रिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्ट से, ब्रॉड स्कोप स्ट्रेटजी। कंपोजिट में आप मर्जर एक्विजिशन पर वाइप कर रहे हैं। सर्वाइवल में गिव बैक गेन, कंसेशन जो प्लान बार्गेनिंग है उसमें हम ये स्टडी करें। देन कम टू द लेवल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। लेवल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, ये 3 लेवल पे होती है। क्लाइंट लेवल हो गया हमारा, देन इंडस्ट्री लेवल, देन नेशनल लेवल। प्लांट और एंटरप्राइज लेवल क्या हो गया, प्लांट लेवल होता है जब बार्गेनिंग हैपन बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ सिंगल यूनिट फैक्ट्री एट द यूनियन ऑफ स्पेसिफिक यूनिट। जब एक ही कंपनी में सिर्फ एक यूनिट के साथ आप बार्गेनिंग कर रहे हो, जब वो कहलाएगी प्लांट लेवल। ये कॉमन है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है, मॉडर्न इंडस्ट्री है, जहां हम एक सिर्फ सिंगल प्लांट के साथ ही बार्गेनिंग करते, क्योंकि इनका मानना है कि कंडीशन जो होती है वो अलग अलग होती है हर जगह की। वन साइज फिट ऑल अग्रीमेंट डजंट द वर्क। एक ही जैसा अगर हम अग्रीमेंट करेंगे सारी प्लांट के लिए तो वो फिट नहीं बैठेगा। एग्जांपल जैसे मारुति सुजुकी मैन्युफैक्चर प्लांट नेगोशिएट ओनली फॉर द स्पेसिफिक प्लांट, जो कि गुड़गांव प्लांट में है, लेकिन वहां का अलग बार्गेनिंग होगा। और मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, एक ही प्लांट का एक ही जगह का सिर्फ सिंगल यूनिट का जब हम बार्गेनिंग करते हैं, इज कॉल्ड द प्लांट लेवल बार्गेनिंग। देन एग्जांपल बता दिया, पी बाई क्यू डू नॉट कंफ्यूज विद द कंपनी लेवल, क्योंकि कंपनी में क्या करती है, वो सारी कंपनी कवर करती है, सारे प्लांट एक ही कंपनी में कवर होते हैं। प्लांट लेवल स्ट्रिक्टली टू वन साइड। देन कम टू द इंडस्ट्री कम रीजनल लेवल, सेमी सेंट्रलाइज। ये क्या होती है, ऑल एम्प्लॉय इन द सेम इंडस्ट्री विद इन द स्पेसिफिक रीजन। एक ही स्पेसिफिक रीजन के सेम इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉय हैं वो कहलाएगा इंडस्ट्री। जब वो बार्गेनिंग करते हैं, जो वो जॉइंटली नेगोशिएट करते हैं फेडरेशन ऑफ यूनियन को, तो वो कहलाएगा इंडस्ट्री कम रीजनल। मतलब एक ही रीजन के, जहां एक ही रीजन में जितनी भी सेम इंडस्ट्री है वो जब सब मिलके डिमांड फुलफिल करवाते हैं, इस कॉल्ड द इंडस्ट्री कम रीजनल लेवल। लॉजिक टू प्रिवेंट वेज कटिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नहीं डर है कि वेज कट ना करे। कंपटीशन एम्प्लॉय इन द सेम एरिया, कहीं कंपटीशन ना बढ़े, तो वो क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करवा देते हैं लेबर कॉस्ट को। एग्जाम्पल ले लो, मेमोराइज पी बाई क्यू। टेक्सटाइल, जैसे कि एग्जांपल है इंडस्ट्री का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मुंबई एंड अहमदाबाद। जितनी भी मुंबई में अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री होंगी वो क्या होगा, इंडस्ट्री कम रीजनल लेवल पाएंगे। जूट इंडस्ट्री इन वेस्ट बंगाल, इंजीनियर इंडस्ट्री इन बॉम्बे, टी प्लांटेशन इन असम बंगाल। तो ये जो सारे हैं वो क्या हो गए, इंडस्ट्री रीजनल लेवल हो गए। की फीचर्स क्या है, द अग्रीमेंट बाइंड ऑल मेंबर एम्प्लॉय इन दैट रीजन, इफ मिल रिफ्यूज टू पे दे फेस लीगल एक्शन फ्रॉम द एसोसिएशन। ओके, गॉट माय पॉइंट। कम टू द नेशनल इंडस्ट्री लेवल, सेंट्रलाइज। यहाँ पे क्या है, एक सिंगल अग्रीमेंट बनता है एंटायर इंडस्ट्री अक्रॉस द होल कंट्री। मतलब एक इंडिया का एक ही रूल होगा सेम इंडस्ट्री के लिए। जैसे पूरी इंडिया के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जैसे ऑयल इंडस्ट्री है पूरी इंडिया का, तो उनका सेम बार्गेनिंग टेबल होगी। तो ये क्या होगा, सिंगल एग्रीमेंट कवर द एंटायर इंडस्ट्री अक्रॉस द होल कंट्री। प्रिविलेंस रेयर इन प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो होता नहीं है, पर ये पीएसयूज में होता है, क्योंकि पीएसयू क्या नेशनल लेवल होते हैं। मैकेनिज्म क्या होती है, जॉइंट ट्राइपाइट कमिटी, बेज बोर्ड, जो हमने भी पढ़ा, बेज बोर्ड हमने अभी स्टडी किया था, ये क्या है, नेशनल लेवल है। ठीक है, फेमस एग्जांपल क्या है, कॉयल इंडस्ट्री, याद रखिएगा, जॉइंट ट्राइपाइट कमिटी फॉर कॉयल इंडस्ट्री, दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली साइटेड एग्जांपल। बैंकिंग, इंडियन बैंक एसोसिएशन नेगोशिएट विद द यूनिट फॉर्म ऑफ यूनियन स्टील, नेशनल जॉइंट कमिटी फॉर स्टील, पोर्ट एंड डॉक्स, बाइपेटाइट वेज नेगोशिएशन कमिटी। ये जो कमिटी है ये हमारी कलेक्टिव बार्गेनिंग नेशनल लेवल पर करती है। इज सीमेंट इंडस्ट्री नेशनल, पहले तो यस था बट नाउ इट्स द फ्रेगमेंट। अब आपको क्या पूछे, सीमेंट में कॉयल, बैंक, स्टील फॉर सेफ हाउस। देन लुक एट दिस टेबल। प्लांट सिंगल फैक्ट्री है, डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग, हर प्लांट के लिए मारुति, हुंडई, प्राइवेट सेक्टर। इंडस्ट्री कम रीजन में वन इंडस्ट्री वन एरिया, स्टैंडर्डाइज रीजनल वेज, कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, ओके, एंड असम, और उसमें हमारा टी प्लांटेशन हो गया। नेशनल में एंटायर इंडस्ट्री ऑल इंडिया, सेंट्रलाइज है, पीएसयू में कोयल, बैंक एंड स्टील। इज द रिवीजन ऑफ योर लेवल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। नाउ कम टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। फर्स्ट वन इज द प्रिपरेशन।
अभी एग्जाम में पूछ लेता है इसे कि अरेंजमेंट में करो, सिस्टमेटिकली सीक्वेंस में लगाओ। तो सबसे पहले हम कलेक्टिव बार्गेनिंग जानने से पहले हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। उसकी इकोनॉमिक डेटा को एनालिसिस करेंगे, प्रॉफिट क्या है, कंपटीटिव वेजेस क्या है, चार्टर ऑफ डिमांड क्या है, काउंटर प्रपोजल मैनेजमेंट कैसे करना है, हमें काउंटर कैसे करना है उनको, आइडेंटिफाई सेटलमेंट रेंज देखेंगे, मिनिमम एक्सेप्टेबल कितना करना है, मैक्सिमम डिजायर क्या करना है। मतलब जाने से पहले हम पहले क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, देन नेगोशिएशन। अब क्या है, हमारे फेस टू फेस राउंड टेबल आ गए, ओपनिंग स्टेटमेंट, पोजिशनिंग, एक्सप्लोरेशन, आस्किंग क्वेश्चन, टेस्टिंग लिमिट, बार्गेनिंग, मेकिंग ऑफर एंड सक्सेशन। इन पास रिजोल्यूशन, अगर आपको पता है डेडलॉक हो गया, अगर कोई पार्टी एग्री नहीं करी, जब थर्ड पार्टी इंटरवेंशन करेगी एज ए फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, आर्बिट्रेशन मे ऑकर हियर। अगर ऐसा नहीं है तो थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा अग्रीमेंट, हेंस ड्राफ्टिंग द मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, क्या रूल रेगुलेशन है, क्या लीगल कंप्लाइंस है, उसके बेसिस पे हमने क्या किया, अग्रीमेंट किया। उसके बाद अब हम करना है रेटिफिकेशन, ये बहुत जरूरी है। द यूनियन लीडर टेक द डील बैक टू द मेंबर फॉर ए वोट। अब उन्होंने जो डील उसे मिली है, अब वो क्या करेगा, यूनियन अपने मेंबर से वोटिंग करेगा कि जो मुझे ये इन्होंने मैनेजमेंट ने जो मुझे डील साइन करी है, क्या ये आप लोग अग्री करते हो या नहीं। मैनेजमेंट अप्रूवल, द एचआर टीम गेट फाइनल साइन ऑफ फ्रॉम द बोर्ड। और मैनेजमेंट भी अब वो क्या करेगा, एचआर टीम भी उनसे, जो बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, सीईओ, उनसे फाइनल साइन करवा लेगा। देन जब दोनों ने साइन करवा लिया, अब इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज द रियलिटी, कम्युनिकेशन, द चेंज ऑफ ऑल वर्कर, ग्रीवियंस हैंडलिंग, मॉनिटरिंग कंप्लाइंस, इट्स कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। लुक एट दिस, सबसे पहले हमने प्रिपरेशन करी, देन नेगोशिएटिंग करी, देन अग्रीमेंट हुआ या इम्पास हो गया, देन रेटिफिकेशन किया, यस या नो, यूनियन मेंबर अप्रूव, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरीके से हमारा क्या रहता है, एक प्रोसेस होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का। देन कम टू द प्री रिक्विजिट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। इंडिया में फेल क्यों होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्री रिक्विजिट, पहले से प्रिपेयर, पहले से उसके बारे में नहीं देखते हैं। जब भी तो कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो क्या क्या ऐसी चीजें जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होने से पहले हमें तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले पेरिटी ऑफ पावर, बोथ साइड मस्ट बी रिलेटिवली इक्वल स्ट्रेंथ। देखो, वर्कर की साइड भी इक्वल स्ट्रेंथ होनी चाहिए और मैनेजमेंट के साइड भी होगा। अगर आपकी यूनियन वीक है तो मैनेजमेंट क्या करेगी, डिक्टेट करेगी। अगर इफ यूनियन टू स्ट्रॉन्ग है तो वो फिर यूनियन डिक्टेट करेगी। मतलब दोनों का इक्वल रेशियो होना चाहिए, बैलेंस ऑफ पावर होनी चाहिए। देन कम टू द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन क्या, वर्कर मस्ट बी फ्री टू ज्वाइन यूनियन विदाउट द फियर ऑफ, मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें किसी फियर होना है, उन्होंने बिना फियर के उन्हें ज्वाइन कर देना चाहिए। पीवाईक्यू, नो एंटी यूनियन डिस्क्रिमिनेशन। देन रिकॉग्निशन ऑन बार्गेनिंग एजेंट, मैनेजमेंट मस्ट रिकॉग्नाइज वन यूनियन एज ए सॉल वॉइस। ऐसा नहीं है मल्टीपल यूनियन किल्स बार्गेनिंग इंटर यूनियन। कहीं ना कहीं मल्टीपल जब यूनियन होती है तो वो हमें बार्गेनिंग ढंग से नहीं करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को क्या करना होगा, एक यूनियन एज ए सोल वॉइस की तरह उसके साथ बार्गेनिंग करनी चाहिए। देन स्टेचुरी रिकॉग्निशन, लैक ऑफ सेंट्रल लॉ इन मेजर हर्डल्स। तो अगर कभी आ जाए स्टेचुरी रिकॉग्निशन क्या है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल लॉ एक तरह का हर्डल क्रिएट हो गया जिससे मैनेजमेंट अच्छे से बार्गेनिंग नहीं कर पाएगा। देन गुड फेथ बोनाफाइड, बोथ पार्टी मस्ट बी इंटेंट टू, दोनों पार्टी का ही कंक्लूजन कि उन्हें अग्रीमेंट पे जाना है। ऐसा नहीं कि हमें इसके साथ, हमें अग्रीमेंट तक पहुंचना नहीं है, हमें इनके साथ स्ट्राइक करनी है, लॉकआउट करनी, नो, हमें क्या है, गुड फेथ होना चाहिए। एंड फेयर लेवल प्रैक्टिस, सरफेस बार्गेनिंग, गोइंग थ्रू द मोशन विदाउट रीजन, इस तरह की प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। अनफेयर लेवल प्रैक्टिस, दोनों को ये सारी प्रैक्टिस को अवॉइड करनी चाहिए जो इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट सेक्शन हमारे 5th शेड्यूल में दी रखी है, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। अब आते हैं लीगल स्टेटस ऑफ कलेक्टर अग्रीमेंट क्या होता है। अभी हमने कहा बाइपेटाइट कमिटी है, ठीक है। अब लीगल क्या है, मतलब इसका वेट कितना है। इन इंडिया नॉट ऑल अग्रीमेंट हैव द सेम लीगल वेट, द बाइंडिंग नेचर डिपेंड ऑन हाउ सेटलमेंट वाज रीच, किस तरीके से आपका सेटलमेंट रीच कर रहा है उसी के बेसिस पे बाइंडिंग नेचर होता है। तो फर्स्ट वन है सेटलमेंट अराइव्ड एट बाई अग्रीमेंट। अगर सेटलमेंट आपका अग्रीमेंट की बेसिस पे हो रहा है तो ये क्या है, प्राइवेट नेगोशिएशन है यूनियन और एम्प्लॉय की विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर। तो बाइंडिंग कब होगी, जब दोनों पार्टी अग्री हो जाएंगी, जब दोनों पार्टी क्या हो रही, साइन करेगी, ठीक है। इफ ए माइनॉरिटी यूनियन साइन दिस डू नॉट बाइंड द नॉन मेंबर ऑफ अदर यूनियन। तो इसमें क्या है, जो पार्टी साइन करेगी वही बाइंडिंग है, और अदर नॉन माइनर, जो माइनर है वो कोई भी अग्री, मतलब इसमें कोई भी वो बाइंड नहीं होती है। तो बाइंडिंग क्या हो रही है, ओनली द पार्टी ऑफ द अग्रीमेंट। ओके, तो इसमें याद रखना सेटलमेंट अराइव्ड द अग्रीमेंट में सेक्शन 18 में ये है। पीवाईक्यू, एक सेटलमेंट अंडर बाइंड ऑल वर्कर। अगर वो पूछे आपसे कि जो सेक्शन 18 है उसके अंदर के सारे वर्कर बाइंड होते हैं, तो आप कहोगे नो, इसके अंदर नहीं होते, इसके अंदर सिर्फ सिग्नेटरी पार्टी होती है।
देन कम टू द सेकंड पॉइंट, सेटलमेंट अराइव्ड एट कंसिलिएशन। अब आपको पता है कि अगर आपका कंसिलिएशन प्रोसीडिंग होगा, दोनों पार्टी एग्री नहीं हुए, आप कंसिलिएशन के पास गए, देन गवर्नमेंट ने क्या किया, कंसिलिएशन ऑफिसर अपॉइंट किया। अब यहाँ पे सारे लोग बाइंडिंग है, अभी तो वहां पे सिर्फ वही बाइंडिंग थे, यहाँ पे सब लोग हैं, एवरीवन, ऑल पार्टी टू द डिस्प्यूट, जिससे पार्टी डिस्प्यूट हुआ है, ऑल अदर पार्टी, समवन टू अपीयर, जो अपीयर हुए हैं, एम्प्लॉय सक्सेसर, एक कंपनी का सोल्ड भी होगी तो न्यू ऑनर भी बाउंड होगा, ऑल वर्कमैन, करंट एम्प्लॉय या फ्यूचर एम्प्लॉय ऑफ एस्टेब्लिशमेंट होंगे। क्यों स्ट्रिक्ट बनाया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर वेरीफाइड, उसे पता है कि ये उसके लिए, उसकी जो हमारी इंडस्ट्री है उसके लिए ये फेयर है। तो आपको पूछा जाए कहीं एक्सटेंडेड ऑपरेशन, बाइंडिंग ऑन फ्यूचर वर्कमैन, तो यस सेटलमेंट अराइविंग इन कंसिलिएशन सेक्शन 83 में इसमें सब बाइंड होते हैं। देन पीरियड ऑफ ऑपरेशन, देन ड्यूरेशन, इस सेटलमेंट इज वैलिड फॉर पीरियड अग्रीड ऑन। ये क्या होता है, सेटलमेंट क्या है हमारा, वैलिड होता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जिस पर हम अग्री करते हैं। पहला तो ये है, अगर कोई भी पीरियड आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो क्या होगा, ये वैलिड रहेगा 6 मंथ के लिए। अगर एक्सपायरी भी हो गया तो ये कम, जब तक बाइंड, मतलब जब तक आप बाइंड नहीं करते हो एक पार्टी आपको, तो कहीं ना कहीं 2 मंथ का जब तक नोटिस नहीं देगी, जब तक वो आपका फॉर्म में एक्टिव रहेगा। इट कंटिन्यूज टू बी बाइंडिंग अंटिल वन पार्टी गिव अ 2 मंथ नोटिस टर्मिनेशन इन राइटिंग। जब तक आप नोटिस रिटन में नहीं देते तो जब तक वो बाइंडिंग में रहेगी। तो पीवाईक्यू में, डज द सेटलमेंट डाई ऑटोमेटिकली आफ्टर द डेट एक्सपायर, जब आपसे कोई पूछे कि सेटलमेंट के बाद अगर वो एक्सपायर हो जाती है डेट, तो क्या वो रहेगी, मतलब पीरियड ऑफ ऑपरेशन रहेगा, तो आपका कहेगा नो, ये कंटिन्यूस अंटिल फॉर्मली टर्मिनेट, जब तक आप नोटिस नहीं दोगे जब तक वो कंटिन्यूस आप बाइंड रहोगे। ओके, देन कम टू द न्यू लॉ कोड ऑन इंडस्ट्री रिलेशन 2020। अब उसमें क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, हमने आज कलेक्टिव बार्गेनिंग कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करना है। तो कोर कंसेप्ट क्या है, कोड इंट्रोड्यूस स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ऑफ यूनियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेंटर। पहली बार उसने क्या किया, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दी यूनियन को हमारे सेंट्रल में। तो आपको ये जो 3 पॉइंट है ये आपको याद होने चाहिए। पहला सोल्ड नेगोशिएशन यूनियन, आप सिंगली, अगर आपके पास इफ देयर इज मोर देन वन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, अगर आपके पास क्या है एक से ज्यादा रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, तो अगर आपकी कोई भी यूनियन जिसके पास 51% या मोर वर्कर मस्टर रोल पे मतलब रजिस्टर्ड है, तो आपका राइट है कि आप सोल एजेंट की तरह अपने एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक अब हमें राइट मिल गया हमारी यूनियन को, अगर आपके 51% से ज्यादा आपके वर्कर मस्टर रोल पे, तो आप एज ए सोल एजेंट की तरह एम्प्लॉय के साथ ट्रीट कर सकते हो। तो जो फर्स्ट है वो सोल नेगोशिएटिंग यूनियन है। सेकेंड है नेगोशिएटिंग काउंसिल। नेगोशिएटिंग काउंसिल क्या होगा, कंडीशन है, अगर कोई ऐसी यूनियन नहीं है जिसके पास 51% से ज्यादा वर्कर हो मस्टर रोल पे, तो आप क्या करोगे, अब क्या होगी, काउंसिल क्या करेगी, फॉर्म करेगी, कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम डिफरेंट यूनियन, सारी जो अलग अलग तरह की यूनियन है उनसे वो क्या करेगी, एक रिप्रेजेंटेटिव को लेगी और एक काउंसिल सेटअप करेगी। अब इसमें भी है, ओनली यूनियन एटलीस्ट 20% वर्कर एज मेंबर गेट सीट ऑन द काउंटर। अगर किसी यूनियन के पास अगर 20% ऑफ वर्कर है कम से कम, तभी उसे काउंसिल में सीट मिलेगी। तो वोटिंग वेट क्या है, ईच रिप्रेजेंटेटिव हैज वोटिंग पावर प्रोपोर्शनल टू द मेंबरशिप स्ट्रेंथ, कितनी उनकी मेंबरशिप लोग हैं उसी के बेसिस पे उन्हें वोटिंग पावर का प्रोपोर्शन मिलेगा। ठीक है, थर्ड है हमारा रिकॉग्निशन डिस्प्यूट। बिफोर द 2020 कोड ओनली स्टेटेड हैड लॉ फॉर रिकॉग्निशन, सेंट्रल नहीं था, स्टेटेड थे, जैसे महाराष्ट्र था, केरला, वेस्ट बंगाल था, उनके अलग अलग थे। लेकिन अब क्या है, अब क्या कर सकते हो, रिकॉग्नाइज डिस्प्यूट कर सकते हो स्टेटेड लॉ पे। तो ये आपको क्या रखना है, सोल्ड नेगोशिएशन, जब नंबर क्या याद रखना, 51% मोर नॉन मस्टर रोल यूनियन, नेगोशिएशन काउंसिल, अगर आपके 20% है वर्कर के, जब आप क्या कर सकते हो, नेगोशिएट काउंसिल कर सकते हो। इस तरीके से देखो, प्राइवेट सेटलमेंट सेक्शन 18(1) बाइंड ओनली सिग्नेटरी, कंसिलिएशन सेटलमेंट bind everyone including future worker including new owner of the company, validity period 6 month not specified plus 2 month का notice period है। सोल यूनियन 2020 कोड के अंदर 51% मेंबरशिप होनी चाहिए, सेक्शन 14, नेगोशिएटिंग काउंसिल 20% और मेंबरशिप। जस्ट लाइक दैट, देखो प्राइवेट सेटलमेंट विदाउट कंसिलिएशन है तो बाइंडिंग ओनली ऑन पार्टी ऑफ द अग्रीमेंट। मैं ये क्यों बार बार रिपीट करा रही हूँ, जिससे कि आपके माइंड में ये रिकॉल रहे। ठीक है, टाइप ऑफ सेटलमेंट, कंसिलिएशन सेटलमेंट में, कंसिलिएशन में इसमें क्या होगा, बाइंडिंग एवरीवन एस्टेब्लिशमेंट, एक्सटेंडेड स्कोप इंक्लूड माइनॉरिटी यूनियन फ्यूचर एम्प्लॉय, और इसका ऑपरेशनल टर्मिनेशन क्या है, सेक्शन 19 के बेसिस पे स्टार्ट डेट हुई, अग्रीड पीरियड फॉर द 6 मंथ, देन स्टैट्यूटरी कंटिन्यूस रहेगा जब तक आप 2 मंथ्स का नोटिस नहीं दे दोगे। जब 2 मंथ्स का नोटिस दे दिया, जब ये हमारा एंड हो जाएगा। ओके, लेट्स कम टू द इंटरेस्ट वर्सेस राइट डिस्प्यूट एंड अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। अब इंटरेस्ट वर्सेस राइट डिस्प्यूट, अब ये आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट डिस्प्यूट क्या होता है, राइट डिस्प्यूट होता है, इसमें से भी पीपीआईक्यू आया। इंटरेस्ट डिस्प्यूट क्या होता है,
जब रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू राइट्स, अभी कोई राइट्स नहीं है करंटली एग्जिस्ट में, हम नए राइट्स के लिए जब हम कोई डिस्प्यूट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें हाइक चाहिए, हमें बोनस स्कीम चाहिए, हमें सेफ्टी पॉलिसी चाहिए, तो ये क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होगा, रिजॉल्व थ्रू द कलेक्टिव बार्गेनिंग, नेगोशिएशन एंड इकोनॉमिक एक्शन, या फिर आप स्ट्राइक लॉकआउट के थ्रू कर सकते हैं। तो मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर टर्म, इस तरह की टर्मिनोलॉजी आ जाए तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट डिस्प्यूट। लॉजिक, द कोर्ट कैन नॉट डिसाइड व्हाट योर वेज should be, there is the economic decision, not only the party can negotiate it, is the interest dispute. Then come to the right dispute, जो आपका ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग राइट है, ऑब्लिगेशन है, उनके रिगार्डिंग अगर कोई इंटरप्रिटेशन एप्लीकेशन में रिगार्डिंग में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वो कहलाएगा राइट डिस्प्यूट, क्योंकि आपका ऑलरेडी है पर वो आपको फॉलो नहीं कर रहे। द यूनियन क्लेम द एम्प्लॉय वॉलेटेड द एग्जिस्टिंग रूल, जैसे यू डिडंट पे द ओवर टाइम, आप ओवर टाइम ही नहीं पे कर रहे हो किसी को, आपने रॉन्गली किसी को फायर कर दिया, ठीक है, या ये मैकेनिज्म, इसमें क्या करोगे आप, ग्रीवियंस प्रोसीजर लेबर कोर्ट के थ्रू रिजॉल्व करोगे। तो इंटरप्रेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, फिक्सिंग द टर्म, द कोर्ट कैन डिसाइड इफ रूल हैज ब्रोकन बिकॉज द रूल ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि रूल ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसलिए कोर्ट डिसाइड करेगा। जो हमारा इंटरेस्ट डिस्प्यूट है उसमें दोनों पार्टी हैं, क्योंकि रूल तो कोई है नहीं, कोई राइट तो है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इंटरेस्ट वर्सेज राइट डिस्प्यूट। तो ये आपको जस्ट लाइक देखो, इंटरेस्ट वर्सेज राइट, न्यू डिमांड के लिए हम इंटरेस्ट, बेटर आवर्स, सेफ्टी गियर्स, न्यू वेज एक्ट, नेगोशिएटिंग न्यू टर्म, नो एग्जिस्टिंग राइट, रिजॉल्व बाई बार्गेनिंग, तो हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू। देन राइट डिस्प्यूट, जो एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट है, अनपेड ओवर टाइम एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, तो हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं लीगल राइट कोर्ट के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे। अब आते हैं अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कलेक्टिव बार्गेनिंग में। तो अगर एम्प्लॉयर की अनफेयर जो मैनेजमेंट है वो क्या क्या अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कर सकता है, इंटरफेरेंस करे, डिस्क्रिमिनेशन करे, फायर कर दे, रिफ्यूजल टू बार्गेनिंग, गुड फेथ करे। यूनियन वर्कर क्या कर सकता है, कोर्सन ऑफ एम्प्लॉई, सब लोग ज्वाइन हो गए कि यस, प्रेशरिंग करें नॉन मेंबर को कि यस आप हमारी यूनियन ज्वाइन करें, तो ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस होते हैं। जस्ट लाइक देखो, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है लीगल बेसिस, 5th शेड्यूल इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे 1947 में। तो इन्होंने बोला कि पार्ट 1 में लिस्टेड है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन कौन सी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस फॉलो करता है, तो ये क्या करता है, जब ये ऐसे मान सकते, टू रिफ्यूज द बार्गेनिंग कलेक्टिवली इन गुड फेथ विद द रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन, जब वो गुड फेथ में बार्गेनिंग करने के लिए मना कर देता है तो वो एम्प्लॉयर ट्रेड यूनियन हो गए। सिग्निफिकेंस, दे मेक गुड फेथ बार्गेनिंग ए लीगल ड्यूटी नॉट जस्ट अ मोरल वन, ओके, इन अ गुड फेथ है। देन सरफेस बार्गेनिंग बैड फेथ कहलाता है। अब आपको पता होना चाहिए पार्ट 1 में जो है वो क्या गुड फेथ है, लेकिन सरफेस बार्गेनिंग बैड फेथ है। गोइंग थ्रू द मोशन बार्गेनिंग विदाउट एनी रियल इंटेंट, हमें किसी एग्रीमेंट पे नहीं जाना, कोई हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मीटिंग अननेसेसरी डिले कर रहे हैं। इंडिकेटर है सेंडिंग नेगोशिएशन, वो हैव नो अथॉरिटी, किसी को भी भेज दिया आपने, रिफ्यूज कर दिया नेसेसरी डेटा प्रोवाइड करने के, यूनिलेटरी चेंज, चेंजिंग वेजेज और कंडीशन जब आपकी नेगोशिएशन होने से पहले ही कर दी, तो ये क्या होते हैं हमारे सरफेस बार्गेनिंग, मतलब बेड फेथ कहलाते हैं। देन बाउलवरिज्म, ये फेमस स्ट्रेटजी है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस की, इसे टेक इट और लीव इट स्ट्रेटजी है, नेम्ड आफ्टर द ल्यूमन बाउलर, द एम्प्लॉयर मेक अ फर्स्ट एंड फाइनल, एम्प्लॉय करेगा इसमें सब कुछ कर लेगा सारा, और फिर उसके बाद क्या करेगा ऑफर कर देगा, मतलब नेम्ड द एम्प्लॉयर मेक अ फर्स्ट एंड फाइनल ऑफर एंड रिफ्यूज टू द बज कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द वर्कर टू बाईपास द यूनियन, वो क्या करेगा डायरेक्टली काम नहीं बात नहीं करेगा, वो बस फाइनल बना देगा, अब आपकी मर्जी है टेक इट करो या लीव इट करो, या तो आप लो ऑफर या मत लो। लीगल स्टेटस क्या है, कोर्ट्स स्पेशली इन यूएस इंडिया कंटेक्स्ट ऑफन कंसीडर दिस द बैड फेथ, तो इसे हम क्या मानते हैं, बैड फेथ मानते हैं, बिकॉज इट अंडरमाइन द कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस। देन कम टू द ILO कन्वेंशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो इसमें आपको याद रखना ILO कन्वेंशन 98 है, जिन्होंने बताया राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन। इन्होंने क्या बोला, दो मेन प्रोटेक्शन दिए थे, अगेंस्ट द एंटी यूनियन डिस्क्रिमिनेशन, कहीं ना कहीं हमें उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंटरफेरेंस, कोई भी एज ए पपेट की तरह हम यूनियन को सेटअप नहीं कर सकते और डोमिनेट वर्कर को नहीं कर सकते। तो अगर आपको पूछे थे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का कौन सा कन्वेंशन, जो 98 है। देन आर्टिकल 4 बार्गेनिंग मैंडेट है, गवर्नमेंट मस्ट टेक मेजर टू एनकरेज प्रमोट द फुल डेवलपमेंट वॉलंटरी नेगोशिएशन बिटवीन, तो इन्होंने का ये था कि हमारी जो गवर्नमेंट है इसे सपोर्ट करे कि वो अच्छे से वॉलंटरी नेगोशिएट कर सके हमारे एम्प्लॉयर वर्कर में। इंडिया का स्टेटस क्या है अभी, ILO जो कन्वेंशन 98 है अभी रेटिफाइड नहीं है, क्योंकि ये कन्वेंशन अप्लाई टू पब्लिक सर्वेंट नॉट अ आर्म फोर्स एंड पॉलिटिक्स, ओके, तो इसमें हम फुली ग्रांट नहीं कर सकते कलेक्टिव बार्गेनिंग को सिविल सर्वेंट पे, दैट्स व्हाई इज नॉट रेटिफाइड। तो ILO कन्वेंशन नंबर 98 हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग। देन
ILO कन्वेंशन नंबर 154, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग है। इसका भी ये ऑब्जेक्टिव था कि प्रमोट करे कलेक्टिव बार्गेनिंग को हर ब्रांच और इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ये भी अभी रेटिफाइड नहीं है। तो आपको 98, 154 दोनों हमारे जो कन्वेंशन है वो हमारे कलेक्टिव बार्गेनिंग से रिलेटेड हैं। देन ILO इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे कन्वेंशन और रिकमेंडेशन। जो कन्वेंशन 87 है वो फ्रीडम एसोसिएशन प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज है, जो कि अभी हमने कन्वेंशन नंबर 98 पढ़ा था। ये भी रेटिफाइड नहीं है इंडिया से, ठीक है। और रिकमेंडेशन 91 है, कलेक्टिव अग्रीमेंट रिकमेंडेशन। आपको पता है कि ये फोर्सफुली ये बाइंडिंग नहीं होती सिग्नेचरी में। तो ये जो रिकमेंडेशन 91 है, इनका क्या था, कलेक्टिव अग्रीमेंट स्टेट दे शुड बी इन राइटिंग एंड बाइंडिंग ऑन सिग्नेटरी। सिग्निफिकेंस रिकमेंडेशन तो ऑलरेडी नॉन बाइंडिंग होते हैं गाइडलाइंस में, तो ये कहीं ना कहीं बस इंटरप्रेट करती है, डेफिनेशन करती है इंटरनेशनल लॉ पे। तो आपको याद हो 98, 154, कन्वेंशन नंबर 87, रिकमेंडेशन नंबर 91 और रिलेटेड टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। नाउ कम टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दे कम फ्रॉम द कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड रिपीटिंग मेनी टाइम्स। फर्स्ट वन, हु एडवांस द बिहेवियर थ्योरी ऑफ लेबर नेगोशिएशन, जो कि हमारा 2019 में भी पूछा गया है, 2021 में पूछा गया, किसने दिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन सारे कमेंट का रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि अगर आप अच्छे से वीडियो की होगी तो आपको सारे आंसर आएंगे। तो आप मुझे बताते जाइएगा कमेंट सेक्शन में, और एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो किसने दी थी, आपको पता है वेल्टन एंड मैक्रिसन ने दी थी। देन कम टू द इन-हिक मॉडल, इंटरसेक्शन ऑफ कंसेशन रेजिस्टेंस कर्व डिटरमाइन। तो अभी हमने एक मॉडल पढ़ाया था, आपको पता है कि इस तरीके से एक सेटलमेंट होता है हमारा एक्सपेक्टेशन ड्यूरेशन ऑफ स्ट्राइक। तो जो ये पीरियड होता है तो वो क्या करें, एक्सपेक्टेशन ड्यूरेशन ऑफ स्ट्राइक। तो ये हमारा। देन कम टू अंडर सेक्शन 83, कंसिलिएशन सेटलमेंट बाइंडिंग। 83 में हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 18 सब 3 में, कि बाइंडिंग किसके लिए, ओनली सिग्नेचरी नो, एम्प्लॉयर ओनली नो, ऑल पर्सन करेंट एंड फ्यूचर। ओके। देन कोड इन इंडस्ट्री रिलेशन 2020, मिनिमम मेंबरशिप फॉर सोल नेगोशिएटिंग यूनियन कितना होना चाहिए, कम से कम 51% होना चाहिए। देन कम टू द फ्लोली प्रोडक्टिविटी अग्रीमेंट, किसका एग्जांपल है, आपको पता है प्रोडक्टिविटी का, अभी हमने टाइप ऑफ फॉर्म पढ़े थे कि अगर आपका प्रोडक्टिविटी हाई इफिशिएंसी होगी तो हाई प्रोडक्टिविटी होगी। देन कम टू द विच बार्गेनिंग जीरो सम गेन विन लॉज, कौन सा बार्गेनिंग है, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग है, वी ऑलरेडी डिस्कस। अगर आपने अच्छे से वीडियो पढ़ी है तो आप सारे पीवाईक्यू का आंसर दे सकते हैं। देन कम टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मुंबई, कौन से लेवल पे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मुंबई। मुंबई मतलब रीजन, कॉटन टेक्सटाइल मतलब सेम लेवल की इंडस्ट्री। देन इट कम अंडर द इंडस्ट्री कम रीजन। ओके। देन एसएसए रीजन, बाइंड ऑन वर्कर रीजन, इट इज द प्राइवेट। सेक्शन 81 बाइंड ऑन वर्कर नहीं करती। सेक्शन 81 है वो क्या करती है, जो सिग्नेटरी होती है सिर्फ उन्हें ही बाइंड करती है और किसी को नहीं करती। इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है हमारा फॉल्स है। और इट इज प्राइवेट, यस, आर हमारा ट्रू है। ओके। देन कम टू द रिफ्यूजल टू बार्गेनिंग गुड फेथ, कौन से शेड्यूल के अंदर आता है, अगर हमने बार्गेनिंग के लिए एक अच्छे फेथ के लिए अगर हम बार्गेनिंग के लिए मना करते हैं तो वो कौन से के अंदर आएगी, 5th शेड्यूल इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट के अंदर आती है। ओके। यूनियन एग्री टू वेज कट टू सेव कंपनी, मैंने बताया कंसेशन में वो अपना वेज तक कट करने के लिए हो जाते हैं जिससे उनकी कंपनी सर्वाइव कर रखे और हमें ले ऑफ ना करे, तो ये आता है हमारे कंसेशन में। देन वो डिफाइन कलेक्टिव बार्गेनिंग एज ए रूल मेकिंग प्रोसेस, किसने डिफाइन किया था, वेब ने तो इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक बोला, हरमेजर ने अकोमोडेशन ऑफ इंटरेस्ट बोला, ठीक है। तो अलेन फिलेंडर ने बोला था ना कि यस ये क्या है, जॉब रेगुलेटर है एंड रूल मेकिंग है। ओके। यूनियन डिमांडिंग से इन मर्जर प्राइसिंग इन्वायरमेंट, यूनियन ने क्या, अब उन्होंने बोला वेज से बियॉन्ड मांगा उन्हें, क्योंकि उन्हें पता है अगर कंपनी का क्लोजर हो गया, शटडाउन हो गया तो हमारे लिए तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये क्या है हमारा कंपोजिट टाइप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। देन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बार्गेनिंग प्रोसेस, तो आप मुझे बताइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। ओके। देन नेगोशिएशन करते हैं, देन अग्रीमेंट करते हैं, देन रेटिफिकेशन करते हैं, देन इंप्लीमेंटेशन करते हैं। देन कोड 2020 मिनिमम मेंबरशिप और नेगोशिएटिंग काउंसिल के लिए, जब आपके 51% से ज्यादा लोग नहीं होते इन्वेस्टर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पे, तब आप क्या करते हैं, जब आप कम से कम 20% होने चाहिए जब भी आप वो काउंसिल में बैठ सकेंगे। देन डिस्प्यूट रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट, मैंने बताया दो तरह के राइट होते हैं, एक होता है हमारे इंटरेस्ट डिस्प्यूट, एक होता है राइट डिस्प्यूट। राइट डिस्प्यूट है जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइट है उनके बेसिस पे, जैसे हमारा ओवर टाइम रिटिन है, अगर मैं कोई ओवर टाइम नहीं दे रहा तो वो क्या हो जाएगा, राइट डिस्प्यूट। इंटरेस्ट डिस्प्यूट क्या हो गया, जो अभी है नहीं, हम न्यू बेटर कंडीशन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारे इंटरेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट डिस्प्यूट।
हिक मॉडल, यूनियन हैज ए लार्ज स्ट्राइक फंड रेजिस्टेंस। देखो फिर से आ गए हिक मॉडल जो अभी हमने बार्गेनिंग पढ़ाया। तो इनका ये था कि अगर आपका यूनियन है लार्ज स्ट्राइक फंड है, अगर उनके पास बहुत सारा फंड है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, शिफ्ट अप और आउटवर्ड हो जाएगा। ओके, क्योंकि उनके पास फंड है तो वो ज्यादा टाइम तक कर सकते हैं। देन सरफेसिव बार्गेनिंग क्या होती है, मैंने बताया बेड फेथ होता है। जो इंडस्ट्रियल शेड्यूलिंग 5 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में वो गुड फेथ के लिए अगर आप करते हो तो वो शेड्यूलिंग 5 में बैड फेथ सरफेस बार्गेनिंग होती है। जब इंटेंशनली आप डिले कर रहे हो, कोई भी नेगोशिएशन नहीं भेज रहे हो, तो वो बैड फेथ है। ये ऑलरेडी, और ये सारे क्वेश्चन ऊपर पूछे गए हैं, ठीक है। देन वाई इंडिया नॉट रेटिफाइड ILO कन्वेंशन 98, क्यों नहीं है आपको पता है? आप मुझे बताइए क्यों रेटिफाइड नहीं कर रहा? क्योंकि बिकॉज ऑफ पब्लिक सर्वेंट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि 98 उसमें क्या है, अगर आप करोगे तो फिर सारा उनको आर्मी भी है इशू। देन वो डिफाइन द प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन, ये डेफिनेशन से आ गया। अब किसने किया था? अभी हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन पावर के बेसिस पे किसने दिया था? हरविसन ने दिया था, ठीक है। देन वैलिडिटी पीरियड इफ नॉट स्पेसिफाइड, अब उन्होंने बोला कलेक्टिव बार्गेनिंग की कोई वैलिडिटी पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, तो वो कब तक चलेगी? आपकी 6 मंथ तक चलेगी। थैंक यू सो मच। आज हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग कंप्लीट पैकेज है। आप सारी बुक पढ़ लीजिए, इंडस्ट्री रिलेशन, लेबर लॉ, श्रीवास्तव पढ़ लीजिए, उसमें तो बहुत कम दिया गया। सारी बुक्स को कवर करिए, फिर उसमें से सारी बुक्स में से भी जितने भी PYQ हैं आपके 220-25 तक पूछिए, सारे टॉपिक्स कवर हो गए। अब अभी एक बार अगर आपको समझ में नहीं आए, दोबारा पढ़िए कलेक्टिव बार्गेनिंग को, और आई होप आपका पूरा GRF यहीं से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग ऑफ माई वीडियो फॉर मोर अपडेटेड वीडियो।